हेलो फ्रेंड्स, आईएसपी से स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन आईएएस मैगजीन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जनवरी मंथ की ये मैगजीन है और इसमें मैंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये दूसरी क्लास है, जिसमें मैंने पहली क्लास में आपको 3 आर्टिकल कंप्लीट करा दिए थे। ये आपके चौथे आर्टिकल से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और मैं इसमें आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड सारी क्लास लेता हूँ। ये मंथली मैगजीन है और पीटी 365 जो है मैं वो करा रहा हूँ रेगुलर, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, तो हमें चौथा आर्टिकल पढ़ना है। क्लास को शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। पहला आर्टिकल है रिवैम्प्ड स्कीम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि जो प्रशासनिक सुधार है उसके लिए पुनरुत्थान योजना चलाई गई है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि सरकार ने जो प्रशासनिक सुधार विभाग है DARPG, यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने प्रशासनिक सुधारों के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए एक पुनरुत्थान योजना चलाई है। पुनरुत्थान योजना ये होती है, कोई मान लीजिए कि योजना चल रही हो, उसमें कुछ सुधार लाने हैं, समय के अनुसार आवश्यकताओं में बदलाव लेना है, ठीक है, और उसमें कुछ जो कमियां हैं उसको दूर करके फिर से उसे जो है अब समय के अनुसार जो बदलती ज़रूरतें हैं उसके अनुसार उसको ढाल देना है। तो पुनरुत्थान योजना उसी लिए चलाती है, उसी के लिए फंड को मंजूरी देती है। न्यूज में इसीलिए रहा है, आपको ध्यान ही देना है। ठीक, तो जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ये जो आर्टिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि ये वाले आर्टिकल से आपका डायरेक्ट नाता है। ठीक है, तो ये सवाल बन भी सकते हैं। तो जो प्रशासनिक सुधार है उसके लिए जो रिवैम्प्ड स्कीम है, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं। सवाल तो बनेंगे ही प्रशासनिक सुधारों पे। तो मंत्रालय जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये रिवैम्प्ड स्कीम कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए लागू होगा। उसकी अवधि ये है 2024 से लेकर के 25 तक की, और 25 से लेकर के 26 तक की 2 अवधि के लिए जो है ये लागू किया जाएगा 2 वर्ष के लिए। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 घटक हैं। एक कंपोनेंट यह है कि लोक शिकायत के लिए जो है निवारण जो हो रहा है उसकी प्रणाली में सुधार करना है, दूसरा हमें प्रशासनिक सुधार करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि लोक शिकायत का जो निवारण होता है, जैसे मान लीजिए आप जनता है, आपके पास कोई शिकायत है, मान लीजिए आपको पेंशन नहीं मिल रही है, या आप जो है किसी मान लीजिए कि आपको पास आवास का अधिकार है और आपको आवास नहीं मिल रहा। ठीक है, आवास में लेने में आपको क्या हुआ कि कोई जो है अफसर घूस मांग रहा है, आप सीधे शिकायत करेंगे। तो जो शिकायत करेंगे तो शिकायत की जाँच होगी, इसके बाद जो है आपको न्याय मिलेगा। इसी के बीच का जो तंत्र है ना, इसी लोक शिकायत निवारण तंत्र, इसी तंत्र पे जो है वो उस पर सुधार करने के लिए एक व्यापक प्रणाली है, उस प्रणाली में सुधार की जाएगी, उसके लिए व्यापक प्रणाली बनाई जाएगी, इंटीग्रेशन किया जाएगा, उसको हम लोग समझेंगे। और दूसरा प्रशासनिक सुधार होगा, यानी प्रशासनिक मतलब जो प्रशासन में जो चीज़ें शिथिलताएं आ गई हैं, समय की जरूरतों के अनुसार उसमें बदलाव नहीं हुए हैं, तो उस पर खर्च की जाएगी पैसे। ये योजना है रिवैम्प्ड स्कीम। ठीक है, तो जो इसमें 2 बात की गई है कि एक लोक शिकायत होगा, लोक शिकायत का निवारण होगा, और एक प्रशासनिक सुधार होगा। ठीक, तो लोक शिकायत के निवारण के लिए प्रणाली होगी, उसमें क्या होगा, शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार की जाएगी। जो सीपी ग्राम एक है, सीपी ग्राम पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। किसने इसको गठन किया था? तो DARPG, यानी कि ऊपर आपने पढ़ा होगा जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, इसने ही सीपी ग्राम नामक एक पोर्टल बनाया। ठीक है, कब? 2007 में इसका जो है गठन बनाया गया था। ये पोर्टल है ऑनलाइन, ठीक, जो क्या करता है 24/7 अवेलेबल रहता है, नागरिकों की शिकायतों को ये सॉल्व करता है। तो इसका 10 चरणीय सुधार के लिए सरकार ने इसकी बात की है। तो इसी को सुधार को बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग नीचे 10 चरणीय सुधारों को देखेंगे। तो शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार की जाएगी। अब जो भी शिकायत होते हैं, निवारण होता है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय की ज़रूरतों के अनुसार लाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो जवाबदेही और पारदर्शिता तय होगी, और निवारण तंत्र में जो समय लगेगा वो काफ़ी कम लगेगा। ठीक है, कम लगेगा शिकायत निवारण तंत्र में। एकीकृत शिकायत निवारण होगा, यानी कि सभी पोर्टल्स जो होंगे वो उसको एकीकृत कर दिया जाएगा। जो भी शिकायत निवारण के लिए तंत्र बनाए जाएंगे उसमें क्या है कि जो हर विभाग का अपना अलग अलग जो ग्रीवेंस सिस्टम होता है, शिकायत निवारण तंत्र होता है, सबको एकीकृत करके सीपी ग्राम को ही जो है वो सबसे बड़ा शिकायतों का निपटारा के लिए इंटरफेस बना दिया जाएगा। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर दिया जाएगा, यानी कि तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र के अधिकारियों का क्षमता निर्माण होगा, और सीपी ग्राम के वर्जन 7.0 को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग होने से जो शिकायत निवारण तंत्र है उसमें जो समय लगता है, जो शिकायतें में जो निवारण तंत्र में जो कमियां हैं उसको दूर हो जाएंगी। दूसरा वाला आता है प्रशासनिक सुधार के लिए योजना, यानी इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज और सहयोग की गतिविधियां की जाएंगी, जिसपे जो किसी प्रशासनिक सुधारों संबंधित होंगी। ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों पर यह खर्च किया जाएगा पैसा।
अब आपको इंपॉर्टेंट है सीपी ग्राम के बारे में। सीपी ग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये क्या है, शिकायत निवारण तंत्र का एक प्रणाली है। तो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्यूसल मॉनिटरिंग सिस्टम है सीपी ग्राम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो इसको जानना है कि सीपी ग्राम का जो है गठन किसने किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है इसने किया था। ठीक, 2007 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 24/7 जो है ये उपलब्ध रहता है। जो सर्विस डिलीवरी है, सेवा वितरण है, उससे संबंधित जो भी जो है, इसमें क्या होता है कि लोक प्राधिकारी हैं उनके समक्ष अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आपको अगर आपको जो है कोई दिक्कत होती है तो ठीक है, योजनाओं का लाभ लेने से लेकर के अनेक प्रकार के कोई भ्रष्टाचार से लेकर सारी शिकायतें यहाँ पे होता है। एकल पोर्टल होता है, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग से जुड़ा होता है। हालांकि इसमें 3 चीज़ें शामिल नहीं होती। एक आरटीआई का जो शिकायत होगा वो, दूसरा अदालत में कोई विचाराधीन मामला है उसकी शिकायत नहीं होगी, और धार्मिक मामले। ये 3 मामले जो है सीपी ग्राम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, प्रीलिम्स में नहीं फंसा देगा आपको। सरकार ने इसी में 2022 में 10 चरणीय सुधार लाने की बात की थी। तो 10 चरणीय सुधार इसमें क्या होंगे, तो वो बेसिक सी चीज़ें हैं, बस इसको आप मेंस के लिए ध्यान देना, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। तो यानी सीपी 7.0 का सार्वभौमिकरण होगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि सार्वभौमिकरण करके इसी को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि सभी जो शिकायत निवारण तंत्र के लिए एक एकल जो है प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तकनीक की इसमें उपयोग में बढ़ावा देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बढ़ाया दिया जाएगा। इसमें भाषा अनुवाद होगा, यानी जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो अवेलेबल होंगी, और प्लस इंग्लिश भी होगी, इसमें भाषा अनुवाद का सुविधा होगी। शिकायत निवारण सूचकांक बना जाएगा, यानी जो प्रदर्शन, यानी जितने अच्छे जो मंत्रालय जो है और जो विभाग होंगे, जितना अच्छा तरीके से शिकायत निवारण तंत्र करेंगे उसी के हिसाब से उनको शिकायत निवारण का सूचकांक भी दिया जाएगा। फीडबैक कॉल सेंटर होगा, यानी कि आपका शिकायत निवारण तंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा है, उसके लिए फीडबैक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। एक राष्ट्र एक पोर्टल का गठन किया जाएगा, समावेशिता आउटरीच को बढ़ाई जाएगी, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण होगा, निगरानी प्रक्रिया होगी, और डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट भी होंगी। ठीक है, तो ये 10 चरणीय सुधार हैं, आपको इतना ही बस ध्यान देना है। हम लोग आते हैं अपने न्यूज इन शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, जिसमें डुअल सिटीजनशिप की बात की जा रही है। तो डुअल सिटीजनशिप जो क्या है, ये न्यूज में इसलिए है जो कि सिटीजनशिप का चैप्टर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने जानते ही होंगे। तो ये न्यूज में रहा है। तो दोहरी नागरिकता, मैं इतना डिटेल में इसमें जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये जाएंगे तो लक्ष्मीकांत को फिर रिविजन करना जैसा हो जाएगा। तो अब ऐसे सिटीजनशिप वाला चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स आ रहा है, एक बार रिवीजन आपका जरूरी हो जाता है। तो जो दोहरी नागरिकता है उसमें, उसके संबंध में विदेश मंत्री ने कहा, भारत में दोहरी नागरिकता को लागू करना चुनौती बड़ा कार्य है। ये किसने बोला? विदेश मंत्री ने बोला कि जो भारत है उसमें दोहरी नागरिकता को लागू करना हमारे लिए चुनौती बड़ा कार्य है। तो दोहरी नागरिकता होती क्या है कि व्यक्ति को कानूनी रूप से, यह बात की जा रही है, कानूनी रूप से एक साथ 2 या 2 से अधिक देशों की नागरिकता की मान्यता मिल जाए, उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो अब ये भारत में नहीं है। भारत का जो संविधान है उन नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है, भारत में नहीं है। हालांकि हमारा पड़ोसी देश, हम ही से जो उसका जो है निर्माण हुआ, तो उस पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता है, यूएसए में है, इजराइल में भी है, फिनलैंड में भी है, अल्बानिया में है। ये सारे देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता की अनुमति है। ठीक है, तो भारत में क्या है कि दोहरी नागरिकता के विकल्प क्या है? दोहरी नागरिकता के विकल्प तो भारत में भी कुछ होंगे ही। तो आप जानते ही होंगे कि जो भारत सरकार ने जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके लिए ओसीआई कार्ड का विकल्प रखा, ओवर सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया, ओसीआई का विकल्प प्रदान किया। लेकिन ये सुविधा इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बस गए हों उनके लिए नहीं है। ठीक, तो जो भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वे किसी अन्य देशों में रह रहे हैं, वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का विकल्प लेते हैं। और ये हालांकि इसमें 2 एग्जेम्पशंस क्या हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग बस गए हैं जाकर के यहाँ से, वो उन भारतीय मूलों के लिए जो है ये जो है लाभ नहीं है। अभी हाल ही में जो है जो ये CAA जो कानून लागू हो गया है अभी 2 दिन पहले, उसके बारे में आपको जो है टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था। उसके बारे में जो प्रावधान है, सारी चीज़ें हैं, उसको आप लोग जरूर देखना। ठीक है, उनके लिए अलग प्रावधान है। तो जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं उनके लिए लाभ, ये आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में कि आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध होती है, भारत में कई बार आ सकते हैं, और ये मल्टीपर्पज कार्ड होता है। ठीक, भारत में जो होता है कि किसी भी अवधि तक इन्हें रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण नहीं कराना है। यानी कि पहले होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अगर पास ओसीआई कार्ड नहीं होगा तो आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं भी तो भी क्या करना पड़ता है, आपको जो है पुलिस के पास जा करके पंजीकरण कराना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हमें कितने दिन रहना है, किस पर्पज से रहना है, कहाँ रहना है और क्या हमारा उद्देश्य है, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इससे छूट मिलता है। अच्छा, उन्हें NRI के समान ही सुविधा मिलती है। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में जो कृषि भूमि है और बागान जैसी उसकी खरीद की अनुमति नहीं मिलती है।
जो NRI में जो सुविधाएं मिलती है ये सुविधा इनको नहीं मिलती, यानी कि आप कृषि भूमि और बागान जैसी जो एसेट है उसको खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो है जो NRI के जो सुविधा मिलती है शिक्षा में, आर्थिक मामलों में, वित्तीय मामलों में, तो वो सुविधा जो है OCI कार्डधारकों को भी मिलती है। आवेदन के लिए हमें पात्रता क्या है कि वे व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, वो आवेदन कर सकता है। यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति पात्र रहा होगा, ठीक है, अब वो भारत में नहीं रह रहा है, वो भी बन सकता है। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी समय भारत का नागरिक रह चुका हो, ये क्या होंगे, या दोनों पात्रताओं के तहत आने वाले जो नागरिक हैं उनकी संतान, पोते पोती परपोती जो होंगे वो लोग इसके एलिजिबिलिटी होंगे। तो दोहरी और जो डुअल सिटीजनशिप होता है, बहुनागरिकता होती है, उसके लाभ क्या होते हैं कि दोनों देश में जो मतलब मूल नागरिकता वाला देश होगा और जहाँ की नागरिकता प्राप्त की गई है वहाँ पे उसे पासपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक मामलों में देश की जो भागीदारी हो जाती है। यात्रा के लिए वीज़ा प्राप्त करने से छूट मिलती है और दोनों देशों के रोजगार में वो भागीदारी कर सकता है, ये लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। दूसरा वाला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति। सबसे बड़ी बात है कि विधिक सेवा समिति सुप्रीम कोर्ट ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को SCLC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। पहले आप समझ लो कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी क्या है, वो आपको ध्यान देना है। आप समझो कि जब आप DPSP पढ़ते हो, DPSP, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था जो है आर्टिकल 39, ठीक है, 39A। एक सेकेंड, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ ठीक चल रहा। तो आर्टिकल 39A पढ़ाया था जिसमें क्या था कि फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जो है, आप समझो, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो फ्री लीगल एड है वो क्या है, वो आपका DPSP में बताया गया है और उसी के तहत जो है ये नालसा का गठन हुआ था। ठीक, तो नालसा का गठन हुआ था, तो इसी के तहत जो है इसकी नालसा जो एक्ट था, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसी की धारा के तहत जो है, धारा 3A के तहत सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का गठन हुआ, SCLSC की गठन हुआ। ठीक, ये क्या है, वैधानिक निकाय है। तो शब्द को ध्यान देना है, ये क्या है, वैधानिक निकाय है। विधि के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसी के तहत ये निकाय बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इसका बनाने का, कि निर्धन जो होंगे, वंचित वर्ग से आए हुए लोग होंगे, समाज में जो लोग हाशिए पे रह रहे हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सेवाएं दी जाए, फ्री लीगल एड दी जाए। ठीक है, और इस समिति जो है, ये समिति है कमेटी, इसके मुख्य संरक्षक कौन होंगे, तो वो कौन होंगे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसमें जो कमेटी है इसमें एक अध्यक्ष, 9 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा न्यायाधीश जो होता है इसका अध्यक्ष होता है, सदस्य होंगे जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित होंगे। यही न्यूज में था, आपको ध्यान देना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में परिहार को रद्द कर दिया, परिहार को। ठीक है, किसने रद्द किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। तो थोड़ा सा मैं जो आपको है परिहार और अन्य चीज़ों के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो परिहार होता क्या है इसमें ना, कि अभी देखो परिहार के बारे में समझते हैं कि जब किसी दोषी को दंड किया जाना, मतलब जो दोषी को दंड मिल गया, सजा की प्रकृति है। अच्छा, आपको ध्यान देना कि कोई दोषी है, मान लीजिए उसने जो है कोई अपराध किया, ठीक है, तो ये बात है, कोई व्यक्ति है उसने कोई अपराध कर दिया, अब उसके लिए कोई दंड या जो उसको मिल चुका है, सजा मिल चुका है, तो सजा का जो प्रकृति है ना उसको नहीं बदलना है। सजा की प्रकृति यानी कि जिसको उम्र कैद हुई उसको उम्र कैद है, ठीक है, वो चीज़ ठीक रहेगी, वो उम्र कैद है, प्रकृति नहीं बदलना है, लेकिन उसकी अवधि को कम कर देना है, उसकी जो टाइम पीरियड है उसको कम कर दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, दंड का परिहार बोलते हैं, दंड का जो है परिहार रिमिशंस बोलते हैं। ठीक, तो राज्य जो होता है, स्टेट होता है, वो क्या होता है, अपनी जो रिमिशन की पॉलिसी होती है, परिहार की नीति होती है, उसके तहत क्या कर सकता है, दोषियों को समय से पहले रिहा कर सकता है, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक, यानी इसमें आपको ध्यान देना है कि परिहार में जो है सजा की अवधि को कम जो है कर दिया जाता है, हालांकि उसकी जो है प्रकृति को नहीं बदला जाएगा, दंड की प्रकृति को। ठीक, तो परिहार के संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है पहले तो वो देख लेते हैं, और उसके लिए कुछ कानूनी आधार भी है तो वो भी देखना है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है कि अनुच्छेद 72 जो है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है किसी भी अपराध के लिए जो दोषी ठहराए गए व्यक्ति होते हैं उनके दंड को माफ करने, निलंबित करने, परिहार करने, लघुकरण करने के अधिकार देते हैं। आपने आर्टिकल 72 में ये सब सारी चीजों को देखा होगा।
ठीक। तो इसमें एक जो आता है वो परिहार भी आता है। ये जो आपका क्या है, संवैधानिक आधार है, यानी कि आर्टिकल जो 72 है वो राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए जो दंडित होगा व्यक्ति, उसको सजा को माफ करना यानी कि उसको पार्डन, ठीक है, निलंबन यानी सस्पेंड करना, परिहार यानी रिमिशन और लघुकरण करने का अधिकार दे देता है। राष्ट्रपति कैसे करेगा, निम्नलिखित परिस्थितियों में इसका उपयोग करता है। कौन सी परिस्थितियां होंगी, यदि दंड जो है सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल ने दिया है, तो यदि दंड जो है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की, ठीक है, स्टेट के कानून जो सेंटर के कानून होंगे उसके तहत अगर कोई दायरे में कानून में आने वाले जो दंड दिया जाएगा उसके कानून के दायरे के अंतर्गत आने वाला तो उसमें देगा। और यदि व्यक्ति को मृत्यु दंड दी गई हो, 3 इसके ग्राउंड होते हैं जिसमें जो है राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी भी अपराध के लिए दंडित व्यक्ति को जो है वो सजा को माफ कर सकता है, निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। 3 कौन से हो गए, यदि दंड जो है वो सेना कोर्ट मार्शल ने दिया हो, दूसरा जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाला जो कानून होगा उसके तहत दंड हो, और तीसरा जो है व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो। 3 हो गया। अच्छा, जैसे अगर अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को, ठीक उसी तरह से अनुच्छेद 161 के तहत क्या है, राज्यपाल की शक्ति भी होती है, वो भी राष्ट्रपति के समान होती है, तो जिसमें क्या होगा कि वो भी अपराध को कम कर सकता है। लेकिन ये क्या होगा, ये शक्तियां केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन होती है, ठीक, केवल राज्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होगी उसके अधीन होगी। यह शब्द को ध्यान देना, यहाँ क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन जो होगा उसी के तहत इसके गवर्नर के जो है शक्तियां होंगी अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक। तो जो परिहार है, परिहार क्या है, आपने देखा कि उसके हमको प्रकृति नहीं बदलना है, अवधि कम कर देना है। और राज्य क्या करता है, अपनी परिहार जो नीति, हर राज्य की अपनी एक परिहार नीति होती है, उसके तहत दोषियों को रिहा कर सकता है। ये शब्द को ध्यान देना, अब इसका इस्तेमाल आएगा। तो कानूनी आधार क्या है, अभी आपने देखा कि हाल ही में 3 जो कानून में संशोधन हुए हैं, जैसे कि जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी और जो साक्ष्य अधिनियम था उसमें, तो उसमें सीआरपीसी जो है उसकी धारा 332 है, वो बोलती है कि सरकार को, यह ध्यान देना, उसकी सरकार को क्या करना है, किसी व्यक्ति को दी गई सजा को निलंबित या परिहार की शक्ति है, ठीक, ये उसकी धारा 332 बोलती है। और सीआरपीसी की धारा 333A है, वो बोलती है कि 14 साल अगर कोई सजा काट चुका है उसके लिए परिहार का जो है प्रावधान सरकार के लिए अवेलेबल है। यानी आपको क्या इसमें देखने को मिला कि परिहार क्या है, परिहार राज्य अपनी परिहार नीति ही बनाता है, और परिहार संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 72 है और राज्यपाल के अनुच्छेद 161 है, हालांकि ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन है। और ये तो संवैधानिक हो गया। दूसरा कानूनी आधार, संवैधानिक हो गया, कानूनी हो गया। तो कानून के तौर पे क्या है, सीआरपीसी का जो एक्ट है धारा 432 और 433A, ये परिहार का प्रावधान करता है, किसको, सरकार को, राज्य सरकार को, ठीक। अब बात आई कि ये आपने देख लिया कि राज्य सरकार को भी देता है और हर राज्य सरकार की अपनी एक परिहार की नीति होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला था, बिल्किस बानो मामले में परिहार को रद्द कर दिया। अब बात आती है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसकी हर राज्य सरकार की परिहार की नीति होती है, और इसमें क्या होता है कि जो राज्यपाल का जो आदेश होता है वो भी राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसी के अधीन होती है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको रद्द किया, ये बात सवाल उठेगा ना। तो बिल्किस बानो केस था जिसमें क्या हुआ था, उसके केस में 11 जो दोषी थे उसको गुजरात सरकार ने समय से पहले जो रिहाई दे दी थी, परिहार दे दी, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये न्यूज में था। अब क्या है, अब बिल्किस बानो केस में मत जाना, बहुत लंबा केस चला। इसमें रिजल्ट पे जाओ आप कि सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात सरकार ने, अभी राज्य था, हर राज्य की अपनी परिहार नीति होती है, तो गुजरात जेल में बंद थे लोग, जो अब 11 दोषी थे, उनको गुजरात सरकार द्वारा परिहार दे दिया गया था, यानी कि सजा की अवधि को कम कर दी गई थी, प्रकृति नहीं बदली गई थी, सजा की अवधि कम करके रिहा कर दिया गया था। इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तो वहां बताया क्या, एक चीज समझना, यहाँ पे क्यों रद्द किया, किस ग्राउंड पे रद्द किया, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रद्द किया कि जो गुजरात सरकार थी उसमें वो जो परिहार की जो जुड़ी याचिका थी उस पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण नहीं थे। मतलब यह बात कहता है कि जो बिल्किस बानो केस की मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, सजा उसको वहां से हुआ था, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि गुजरात सरकार जो है, महाराष्ट्र में जो उसकी सुनवाई हुई थी, उसका ट्रायल हुआ था, तो गुजरात सरकार परिहार के लिए उपयुक्त जो प्राधिकरण यानी कि उपयुक्त अथॉरिटी नहीं है, उसके बारे में जो है इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस की जो दोषी थे उनको खारिज कर दिया, ठीक। ये बात है, और सजा की माफी के आदेश को भी खारिज कर दिया। यही इसका न्यूज है। अब आता है कि जो रिमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघवाद में 5 ग्राउंड बताए थे परिहार के लिए। कौन से होंगे कि अगर परिहार अगर देना है सरकार को, ठीक है,
तो किस आधार पर मिलेगा कि क्या घटित सरकार को या राष्ट्रपति को या राज्यपाल को परिहार देना है तो क्या हुआ, उस परिहार के मामले में 5 ग्राउंड ये हैं कि क्या घटित अपराध से समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है, और क्या अपराध को दोहरा जाने की संभावना है, इस बात को चेक की जाएगी। ठीक, और इसमें होगा कि क्या भविष्य में अपराध कर सकता है दोषी, इसकी संभावना देखी जाएगी, या मान लो कि अगर दोषी को जेल में रखकर अनावश्यक कोई अन्य उद्देश्य पूरा किया जाए, इसको देखी जाएगी, और दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है तो वो भी देखी जाएगी। ठीक, तो ये बात है। अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया था कि जो सीआरपीसी की धारा 433A है, जो बोलती है कि 14 वर्ष की जो सजा काट चुका है, ठीक है, उस कैदी, उसके लिए परिहार के लिए वो एलिजिबल है। तो बोला कि किसी भी तरह से ये जो अनुच्छेद 72 और 161 है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को संवैधानिक शक्ति, ये इसको प्रभावित नहीं करती, ये अलग से प्रावधान है। ठीक है, ये बात है। अब बताया कि पैनल फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट अमंग द सुप्रीम शेड्यूल कास्ट, यानी जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति हैं, उनके बीच में जो लाभों के वितरण के लिए पैनल गठित किया गया। केंद्र सरकार ने देश भर में अनुसूचित जाति के बीच में जो योजनाओं का लाभ के लिए जो लाभ समान वितरण हो उसको सुनिश्चित करने के लिए पैनल बनाया है। किसकी अध्यक्षता में? कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, राजीव गौबा शायद हैं, जो भी होगा वही होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये समिति क्या करेगी, देश भर की जो 1200 से अधिक जो अनुसूचित जाति हैं उनको क्या लाभ मिल रहा है, जो सरकार पहल कर रही है उसका उचित वितरण उनके लिए है कि नहीं, उसके लिए अगर नहीं है तो उसके लिए पद्धति तैयार करेगी, ये इसके बताया गया है। यानी जो अभी बात किया जाती है कि कई सारे जो शेड्यूल कास्ट हैं उसमें कई सारी जातियों को शामिल किया गया। ठीक, और अभी समस्या यह है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जो सहायता के लिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो ये बात है। यह समिति क्या है, आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार नहीं करेगी, इस पर क्लेरिफाई कर दिया गया है। हालांकि यहाँ एक पॉइंट समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने उप वर्गीकरण की मांग के बीच में समिति का सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण की मांग के बीच में समिति का गठन है, अपने आप में महत्व रखता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की अभी जो 7 जजों की जो पीठ है, 7 जजों की जो संविधान पीठ है, ठीक है, ध्यान देना, 5 मिनिमम होते हैं संविधान पीठ में जज, और 7 जजों की पीठ क्या करेगी, सुनवाई करेगी कि क्या राज्य के पास जो है जो शेड्यूल कास्ट है उनके पास अलग अलग जो उप वर्ग है उसमें वर्गीकृत करने की शक्ति है। क्योंकि कई सारे जो है शेड्यूल कास्ट में अनेक उपवर्गों को राज्यों ने जो है वर्गीकृत कर दिया है। क्यों किया है? अपने चुनावी लाभे नुकसान के अनुसार, जातिगत जो स्थिति है उसके अनुसार ये ऐसा किया गया। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी, क्या राज्य के पास ये अधिकार था। अभी ये भी सुनवाई होनी ही है। इसी के बीच में जो है ये केंद्र सरकार ने ये क्या किया कि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके बीच में जो योजनाओं का लाभ के लिए वितरण किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जो है पैनल की गठन कर दिया। ठीक, तो ये अपने आप में महत्व रखता है। तो अभी आप समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट का उप वर्गीकरण है उस पर न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, एससी के, ठीक है, एससी के जो है शेड्यूल कास्ट के जो उप वर्गीकरण है उस पर न्यायालय ने कुछ कानूनी प्रावधान भी बताए हैं। जैसे कि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य द्वारा जो है शेड्यूल कास्ट का जो उप वर्गीकरण होगा वो समानता का अधिकार और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन होगा। ठीक, क्यों अनुच्छेद 341 का उल्लंघन होगा? क्योंकि अनुच्छेद 341 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को आरक्षण हेतु एससी समुदायों की सूची बनाने का शक्ति देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि आपको उप वर्गीकरण नहीं करना, शेड्यूल कास्ट में आपको उप वर्गीकरण नहीं करना है। ये क्या होगा, जो समानता का अधिकार है। ठीक, और दूसरा क्या है, जो आपका 341 है, यानी कि 341 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को आरक्षण के लिए जो एससी समुदाय है उसकी सूची बनाने का आदेश देता है। ठीक, तो इसका उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि जो एससी एसटी हैं, किस मामले में, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह बाद में, कि जो पहले से अधिसूचित जो एससी एसटी हैं उनकी सूचियों में लाभ वितरण की मात्रा पर निर्णय लेना, ये क्या होगा कि जो एससी एसटी होगी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, राज्य इस मामले में निर्णय ले सकता है। मतलब कि जो पहले से क्या है कि जो एससी और एसटी में कैटेगराइज है उनके बीच में कितना लाभ दिया जाए, इस पर कैटेगराइजेशन करना राज्य का काम है, ये निर्णय ले सकता है। इसमें इससे सूचियों से छेड़छाड़ नहीं माना जाएगा। इसमें इस तरह की बात की गई थी। ठीक है, अभी एक बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी के भीतर जो है शेड्यूल कास्ट के भीतर भी जो क्रीमी लेयर है पदोन्नति में, उसकी अवधारणा को अपनाने को सही ठहराया था 2018 में। और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जो संविधान का अनुच्छेद 16(4) है ना, उसमें राज्य को शक्ति ये दी गई है कि वे उन वर्गों के लिए विशेष कानून बनाएगा, पिछड़े वर्गों के लिए जो रोजगार में कम प्रतिनिधित्व है। ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक, अब यहाँ आता है एमपी लैड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। एमपी लैड्स पे आप सवाल पूछा हुआ है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का आप पीवाईक्यू उठाकर देख लो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपी लैड्स पे सवाल पूछा हुआ है, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें संबंधित जो न्यूज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पे सवाल एक बार बना हुआ है, तो ये जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि
किस मंत्रालय, पहले तो मंत्रालय समझ लो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, ये मंत्रालय को रट जाओ। कौन मंत्रालय? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एमपी लेड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। एमपी लेड्स ई साक्षी मोबाइल। तो एमपी लेड्स क्या है कि जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है उसको बोलते हैं एमपी लेड्स, ठीक है। जैसे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है ये एमपी लेड्स है। तो इसी के जो देख रेख के लिए ये कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है? ई साक्षी। ई साक्षी जो एप्लीकेशन शुरू किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन, जो क्या करेगी, जो एमपी लेड योजना होती है उसके तहत जो भी परियोजनाएं स्वीकृत होंगी, प्रस्तावित होंगी, ट्रैक की जाएंगी, देखरेख की जाएंगी, इसके लिए सक्षम बनाएगा, ठीक। ई साक्षी ऐप किसने शुरू किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुरू किया है। जो एमपी लेड्स है वो क्या है? एमपी लेड, आपको ध्यान देना, ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमपी लेड्स जो है वो क्या है? केंद्रीय सेक्टर की एक योजना है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। ये प्रायोजित योजना अगर लिख दे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है तो इसको गलत करना आप, क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसमें पूर्णतः जो है केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा नहीं होता इसमें, ठीक है। इसको 1993 में शुरू किया गया था। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ध्यान देना इसमें, और ये पूछा हुआ है। इसका उपयोग क्या होता है जो इस एमपी लेड्स का, कि जो इस निधि का उपयोग पेयजल में, प्राइमरी एजुकेशन में, जो क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियां हो तो इसके निर्माण के लिए क्या होगा कि इसका एसेट होता है, इसका इस्तेमाल होता है। जो एमपी होते हैं, जो सांसद सदस्य चुन कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, इस निधि का जो है आवंटन करते हैं और कार्य करते हैं। संसद सदस्य क्या होता है, प्रतिवर्ष एमपी लेड निधि का कम से कम 15% जो होगा, ये प्रावधान है कि कम से कम जो एमपी लेड निधि होगा 15% एससी आबादी वाले क्षेत्र में और कम से कम 7.5% एसटी आबादी वाले क्षेत्र में क्या करेगा, वो खर्च के लिए सिफारिश करेगा। और ये क्या है एमपी लेड्स की नॉन लैप्सेबल है, यानी कि जो मान लीजिए कि खर्च नहीं हुई है राशि, वो अगले वर्ष खर्च की जाएगी, वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। वो उसको लैप्सेबल नहीं है, वो खत्म नहीं होगी, वो क्या होगी, अगले वर्ष उसको खर्च कर सकते हैं। और प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, धनराशि 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में मिलती है, ठीक है। जिलाधिकारी क्या करेगा, प्रत्येक वर्ष कार्य योजना के लिए 10% कार्यों का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। किसके लिए? डीएम के लिए, जो कार्य होते हैं, ठीक, उनका 10% वो निरीक्षण करेगा, ये अनिवार्य है। अब आता है आपका सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट समझो कि ये आपको GS2 में भी लिखने को मिलेगा, GS3 में भी देखने को मिलेगा, और इसको आप जो है GS4 में भी कंटेंट में यूज कर सकते हैं। सोशल ऑडिट आपको बार बार आएगा मेंस के लिए, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया है, क्योंकि ये इसमें एक निकाय का गठन किया गया है। तो आप समझो कि ये क्या है कि सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक हुई है। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय, इसमें ध्यान देना, सोशल ऑडिट के लिए क्या है, एक सलाहकारी निकाय है। इसकी पहली बैठक आयोजन की गई है, पहला सलाहकारी निकाय अपनी तरह का, ठीक है। इसका गठन कौन किया है? राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान ने गठन किया है। ये किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान। इसको ध्यान देना। ये करेगा क्या कि अलग अलग योजनाएं होंगी उनके लिए इंस्टीट्यूशनल सोशल ऑडिट के लिए उनका मार्गदर्शन करेगा, ठीक है। यानी जो सोशल ऑडिट होता है उसके लिए अलग अलग जो योजनाएं उनके लिए उनका मार्गदर्शन करेगा मंत्रालयों को। और जो सोशल ऑडिट इकाइयां उनको सामाजिक सेल के सदस्यों के कैपेसिटी बिल्डिंग में बढ़ावा देगा। पहले आपको बता दूं कि सोशल ऑडिट होता क्या है, तो पहले उसको समझ लेंगे, इसके बाद फिर इसको दोबारा मैं उसको बताऊंगा कि ये क्या करे, ठीक है। तो सोशल ऑडिट क्या होती है कि जैसे मान लो कि सरकार ने कोई योजना लाई, कोई कार्यक्रम लाया या कोई काम करवाया, ठीक है। पंचायतों में सोशल ऑडिट अनिवार्य है, ये ध्यान देना। ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट जो होता है वो अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायतों में जो सोशल ऑडिट अनिवार्य है, तो आप समझना कि सरकार मान लो कोई योजना लाई, कार्यक्रम लाया, तो उसके लिए योजना मान लो पूरा हो गया, और सरकार जो जिस ठेकेदार ने पूरा किया वो क्या किया, उसने प्रस्ताव रखा कि हमारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, अब हमारा पेमेंट किया जाए। सरकार क्या करती है, इसी की जांच के लिए फिर क्या करेगी, एक तरह से फिर उसको ऑडिट करेगी। ऑडिट में सोशल यानी कि लोगों की भागीदारी जो होती है ना, वही सोशल ऑडिट होता है। यानी कि आप समझो कि सरकार के किसी कार्यक्रम के लिए, योजना के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की एक क्या है, प्रक्रिया होती है। लोगों की सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। इस योजना के कार्यान्वयन पर जो होगा क्या, सरकारी रिकॉर्ड, और जो सरकारी रिकॉर्ड क्या है, यानी अगर मान लो कोई योजना है, ठीक, योजना बोर्ड में सरकारी रिकॉर्ड क्या बताया गया, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में मान लो बताया कि 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और जो जमीन पर गए वास्तविक हकीकत में देखा गया कि 2 करोड़ खर्च हुआ, तो वो योजना पे जो है भुगतान नहीं होगा। यानी कि क्या हुआ कि जमीनी हकीकत और सरकारी रिकॉर्ड दोनों को मैच कराया जाता है, किसमें, सोशल ऑडिट में, और जनता की भागीदारी यहाँ पे की जाती है, ठीक है।
अब आप समझो इसमें कैसे लागू होता है, तो इसके चरण पहले देखो। पहले सोशल ऑडिट कैसे होते हैं, तो पहले क्या हुआ कि जो परिचय और जागरूकता होगा, यानी जो कार्यान्वयन एजेंसी जो सोशल ऑडिट करेगी वो जागरूकता फैलाएगी, इसका प्रस्तुतिकरण होगा, यानी जो सोशल ऑडिट की टीम होगी वो इसका प्रस्तुतिकरण करेगी, फिर इसका सत्यापन होगा। जैसे कि आप समझो इसमें जो सोशल ऑडिट टीम होगा उसका गठन होगा, और सत्यापन के लिए क्या होगा कि जो लाभार्थी होंगे, हितधारक होंगे, संस्थान के कर्मचारी होंगे, वो क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे किसी योजनाओं का। फिर इसके बाद क्या होगी, इसमें प्राथमिक रिपोर्ट की जो प्रस्तुति की जाएगी और सभी हितधारकों का जो है उपस्थिति होगी और कार्रवाई की जाएगी। ये चरण होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, इसमें जो सोशल ऑडिट होता है ना उसको लागू कैसे किया, उसके सिद्धांत क्या होंगे। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है इसका पहला सिद्धांत है, यानी कि इसको जानकारी देना। पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी सुनिश्चित करना, और सभी जो नागरिक होंगे सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है। अगर जो नागरिक मान लो कि जो किसी योजना के खिलाफ जो है वो बात कर रहा है, यानी उसने जो है कमियों को बताया, तो उसका सुरक्षा करना भी होता है सोशल ऑडिट के बीच में, ठीक है उसका। तो ध्यान देना, 3 उसके सिद्धांत होते हैं। सोशल ऑडिट के लिए किस में प्रावधान किया, तो केंद्र सरकार ने जो मनरेगा है ना, मनरेगा के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान किया है, अनिवार्य कर दिया है, तो ध्यान देना, ठीक है। DOSG जो है, ठीक है, DOSG जो है ये क्या किया, इसने जो है कि जो नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट यानी कि NRCSA की स्थापना की, यानी नेशनल रिसोर्स सेल फॉर द सोशल ऑडिट। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य स्तर पे जो भी सोशल ऑडिट इकाइयां उसके माध्यम से सोशल ऑडिट को सुनिश्चित करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल ऑडिट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, मेघालय, ठीक है। मेघालय क्या है, देश का सोशल ऑडिट लागू करने वाला, कानून बनाने वाला, वो कौन सा राज्य है, मेघालय पहला राज्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और मनरेगा के लिए सोशल ऑडिट में बहुत सारे कार्यों के लिए जो ग्राम पंचायत पे सरकार ने जिसको लिए सोशल ऑडिट को जो है वो अनिवार्य किया है। मेंस में ये आपको पूछेगा कि सोशल ऑडिट का महत्व क्या है, तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, जमीनी स्तर पर संस्थाओं को मजबूत बनाता है। चुनौतियां ये है कि जागरूकता का अभाव भी है बहुत लोगों के बीच में, और क्या होती है कि जो एजेंसियां होती हैं सोशल ऑडिट करती हैं वो क्या करती हैं, सोशल ऑडिट के प्रति जो है उदासीन रवैया अपनाती हैं, मिली भगत करती हैं, और इससे समस्या पैदा होती है। तो जो सोशल ऑडिट है ना उसमें आप समझो कि जो बैठक हुई है, इसमें किसकी बैठक हुई है, तो सोशल ऑडिट सलाहकार की जो निकाय थी उसकी बैठक हुई, और ये पहला सलाहकारी निकाय भी है, ठीक। जो करेगा क्या है कि जो मंत्रालय होगी उसकी अलग अलग योजनाओं के लिए सोशल ऑडिट में मार्गदर्शन प्रदान करेगा, और जो सामाजिक न्याय सेल है सोशल ऑडिट इकाइयों का उसके क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा, ठीक है। इसको गठन किसने किया है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान ने किया है। तो सोशल ऑडिट के बारे में आपने जान लिया, और उसके बारे में जो ये न्यूज़ थी वो जान लिया। तो ये आपका ये वाला जो है यूनिट खत्म हो गया। हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को खत्म कर लिया है। आप क्विज दीजिएगा 2 क्लासेस करने के बाद। अब यहाँ पे क्विज है, विजन का, इसको स्कैन करके क्विज दीजिएगा। आपका क्विज गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को कवर कर दिया है। और आप जो है क्विज देने के बाद कल से हम लोग जो है शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। धन्यवाद।